Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वे फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी कल उत्सर्जन तंत्र की पहली क्लास थी, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कितने तरह के जीव जंतु होते हैं और वह किस प्रकार के पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों, तो एक बार हम जो है कल की थोड़ी सी क्लास का यहाँ डाउट क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई भी डाउट कल होगा तो वो यहाँ अभी क्लियर हो जाएगा और बाकी आप पहला लेक्चर जाके देख सकते हैं। तभी दोस्तों अगली क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो उत्सर्जन तंत्र की जो रूपरेखा है वो हम समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, कल हमने देखा था कि जो हमारे शरीर पदार्थों को उत्सर्जित करता है वो सभी विषैले पदार्थ होते हैं, और हमारे शरीर को जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है वो उनको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हमने भोजन ग्रहण किया तो दोस्तों हमारे शरीर को उससे प्रोटीन प्राप्त हुआ, और भोजन ग्रहण करने के बाद प्रोटीन मिला और उससे बहुत आवश्यक पदार्थ अमीनो अम्ल हमारे शरीर को प्राप्त हुआ। दोस्तों, अमीनो अम्ल हमारे शरीर में अमोनिया में बदल जाता है, और अमोनिया ही ये ऐसा पदार्थ है जिसको हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। लेकिन जीव जंतुओं के ऊपर ये डिपेंड है कि क्या उनका शरीर कैपेबल है कि वो अमोनिया को बाहर निकाल पाए डायरेक्ट अपने बॉडी से, या फिर वो अमोनिया को किसी अन्य पदार्थ में बदल कर उसको अपने शरीर से बाहर निकालेगा। हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ सबसे पहले जब प्रोटीन आया, प्रोटीन से अमीनो अम्ल हमारे शरीर को प्राप्त हुआ, अमीनो अम्ल के बाद अमोनिया हमारे शरीर में बना। अब दोस्तों बात आती है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने की। तो दोस्तों, अमोनिया कौन बाहर निकालता है, यूरिया और यूरिक एसिड कौन से जीव जंतु बाहर निकालते हैं, ये सब निर्भर करता है शरीर में पानी की मात्रा पर। दोस्तों, अमोनिया सबसे पहले जो अमोनिया बना, अगर हमारा शरीर अमोनिया को निकालने में कैपेबल है तो हम डायरेक्ट अमोनिया निकालेंगे। अगर नहीं है दोस्तों तो हम यूरिया, और यूरिया निकालने के लिए भी कैपेबल नहीं है तो दोस्तों यूरिक एसिड। ये तीन तरह से डिवाइड हो जाते हैं जीव जंतु हमारे यहाँ। तो अमोनिया दोस्तों, अमोनिया सिर्फ वही जीव जंतु बाहर निकाल सकते हैं जिनके पास दोस्तों पानी की कोई भी कमी नहीं है। पानी अत्यधिक, अमोनिया कौन बाहर निकालेगा, जिसके पास पानी की कोई भी नहीं है। जितने भी जलीय जीव हैं दोस्तों पानी में रहते हैं, वो डायरेक्ट अमोनिया अपने शरीर से उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया बाहर निकालने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आते हैं, ये हो गए पहले प्रकार के जो सीधे अमोनिया शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रकार के जीव जंतु दोस्तों, जिसमें मनुष्य भी है, जिनके शरीर से यूरिया बाहर निकलता है। जो भी मॉडरेट लेवल में पानी ग्रहण कर रहे हैं, पानी अवशोषित कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं दोस्तों, वो अपने शरीर से यूरिया को बाहर निकालते हैं। क्योंकि दोस्तों यूरिया देखिए कैसे बाहर निकलता है, NH3+CO2। दोस्तों, ये जब आपस में मिलते हैं किसकी सहायता से दोस्तों, लीवर की सहायता से। हमारे शरीर में लीवर क्या काम करता है, अमोनिया और CO2 को क्रिया करा के दोस्तों यूरिया में बदलता है, क्योंकि हमारा शरीर कैपेबल नहीं है डायरेक्ट अमोनिया को बाहर निकालने में। क्योंकि हम 8 से 10 लीटर पानी का उपयोग तो नहीं करते हैं। अगर हम अपने शरीर से 8 से 10 लीटर पानी का उपयोग ही नहीं करते हैं तो हम डायरेक्ट अमोनिया नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जितने भी जलीय जीव हैं उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए वह अमोनिया को बाहर निकाल रहे हैं। हमारा शरीर लीवर, तो दोस्तों लीवर भी हमारा एक सहायक उत्सर्जन अंग में आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में पूछ लेता है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं मानव के और कौन कौन से सहायता करते हैं। तो दोस्तों यहाँ लीवर ने इसको यूरिया में बदला, क्योंकि 1 ग्राम यूरिया बाहर निकालने में दोस्तों सिर्फ 50 ml वाटर की ही आवश्यकता होती है। पहले प्रकार के वो हैं जो अमोनिया बाहर निकालते हैं, दूसरे प्रकार के जिनके पास इनसे कम पानी है। जो अमोनिया निकाल रहे हैं उनके पास अत्यधिक मात्रा में पानी है, कोई कमी नहीं है, और जो यूरिया बाहर निकाल रहे हैं उनके पास मॉडरेट पानी है, इनसे कम। अब दोस्तों जो यूरिक एसिड बाहर निकाल रहे हैं उनके पास सबसे कम मात्रा में पानी उपलब्ध है। तो दोस्तों 5 ml वाटर की आवश्यकता पड़ती है इनको 1 ग्राम यूरिक एसिड बाहर निकालने के लिए।
तो 3 प्रकार के ये जीव जंतु हमारे यहाँ हो गए। पहले अमोनिया बाहर निकालते हैं, दूसरे यूरिया बाहर निकालते हैं और दोस्तों तीसरे यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। ये तो हुई दोस्तों कल की क्लास की बात। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं जिसमें है मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग, दोस्तों जिसको कहते हैं किडनी। किडनी दोस्तों मुख्य उत्सर्जी अंग है। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे किडनी को, क्योंकि अगर इसको डिटेलिंग में नहीं पढ़ाया तो दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन के डाउट जो है क्लियर नहीं हो पाएंगे और एग्ज़ाम में किडनी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं दोस्तों मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग। दोस्तों मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी। इसको क्या कहते हैं? वृक्क। वृक्क दोस्तों शरीर से ये मुख्य अंग है उत्सर्जन का, क्योंकि दोस्तों यहीं से क्रिया प्रारंभ होती है ब्लड को छानने की और दोस्तों वाटर के रीएब्जॉर्बेशन की, क्योंकि पानी का भी पुनर्अवशोषण जो है दोस्तों किडनी में ही होता है और आपके ब्लड को छानने का काम। ये 2 मुख्य काम दोस्तों किडनी के हैं। याद रखना कभी भी क्वेश्चन आता है वाटर का पुनर्अवशोषण, जो दोबारा अवशोषण वाटर का होता है दोस्तों वो किडनी में होता है। इससे पहले जो हम वाटर पी रहे हों उसका अवशोषण कहाँ होता है ये भी हमें याद रखना है। उसका अवशोषण दोस्तों छोटी आंत और बड़ी आंत। हमने जो पानी पिया है दोस्तों, क्योंकि जब बात वाटर से ही शुरू हुई है कि वाटर जितना अधिक होगा वो अमोनिया उत्सर्जित करेंगे, वाटर कम होगा मॉडरेट लेवल में होगा दोस्तों शरीर में तो हम यूरिया उत्सर्जित करेंगे और बिल्कुल ही कम होगा दोस्तों तो यूरिक एसिड। इसलिए दोस्तों हम बात यहीं से शुरू करेंगे कि किडनी का जो मुख्य काम है वो काम है दोस्तों एक तो पानी का पुनर्अवशोषण। वाटर को दोस्तों ग्रहण करता है ये दूसरी बार। पहली बार जो ग्रहण करते हैं वो हैं छोटी आंत और बड़ी आंत अवशोषित करते हैं वाटर को। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पानी का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो दोस्तों किडनी में होता है। और इसका एक दूसरा मुख्य काम है ब्लड को छानना। ब्लड को छानना, ये 2 मुख्य काम आपके किडनी के हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन से अंग जो है मुख्य रूप से उत्सर्जन में सहायता कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारी किडनी है। ये दोस्तों किडनी, ये दोस्तों मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग। दोस्तों ये मुख्य उत्सर्जी अंग हैं हमारे शरीर के, जो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों या यूरिन को निकालने में दोस्तों मदद करते हैं। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये मूत्र वाहिनी दोस्तों यूरेटर है और दोस्तों इसी के साथ है यूरेनरी ब्लैडर। यूरेनरी ब्लैडर शायद आपको नीचे का दिख नहीं पा रहा होगा, तो कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये दोस्तों किडनी हमारे शरीर में मुख्य कितनी किडनी है? 2। मूत्रवाहिनी 2, यूरेनरी ब्लैडर दोस्तों 1 और 1 मूत्र मार्ग, इसको कहते हैं यूरेथर।
ये हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग हैं, जिसमें सबसे पहले आता है किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और मूत्र मार्ग। दोस्तों यहाँ मूत्राशय की थैली में एक कोशिका तंत्रिका होती है, कोशिका तंत्रिका दोस्तों, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक रूप में जो है, आपने देखा होगा न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक रूप में जो संदेश है हमारी बॉडी से वो मस्तिष्क को पहुंचाते हैं और उसी हिसाब से मस्तिष्क हमारा कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ जब मूत्र की थैली भर जाती है तो स्ट्रेच न्यूरॉन्स, क्या नाम है इसका, स्ट्रेच न्यूरॉन्स, यहाँ एक स्ट्रेच न्यूरॉन्स होती है, कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन्स होता है। जब ये मूत्र की थैली भर जाती है तो दोस्तों ये संदेश भेजता है मस्तिष्क को कि अब जो है मूत्र की थैली में तनाव उत्पन्न होने लगा है, तो इसलिए हम मूत्र का या यूरिन का त्याग करते हैं। कौन सा न्यूरॉन्स होता है दोस्तों, उसको कहते हैं स्ट्रेच न्यूरॉन्स। तो ये मुख्य उत्सर्जी अंग थे दोस्तों। अब हम किडनी को पढ़ेंगे। क्या किडनी जैसी यहाँ बनी हुई है वास्तव में ऐसी है ऐसी। आपको एक बात और याद रखनी है कि लेफ्ट किडनी जो है राइट किडनी से कुछ ऊपर की ओर होती है दोस्तों, ये हमें बात याद रखनी है। उसके बाद हम किडनी लेंगे दोस्तों। जिस प्रकार से हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो किसी ना किसी संरचना से बने होते हैं, जैसे फेफड़े वायु कोष्ठों से बने होते हैं, इसी प्रकार दोस्तों जो हमारी किडनी है वो बनी होती है नेफ्रॉन से। और नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। क्वेश्चन अगर आता है कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है तो आपको ऑप्शन में नेफ्रॉन भी मिल सकता है, तो आप नेफ्रॉन लगाएंगे। किडनी मिलता है तो दोस्तों किडनी लगाएंगे, या हिंदी में आपको वृक्क मिल सकता है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग में ये आते हैं दोस्तों। टोटल मुख्य उत्सर्जी अंगों की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें किडनी, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और मूत्रमार्ग दोस्तों। किडनी, यूरेटर, यूरेनरी ब्लैडर और यूरेथर दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम आगे की क्लास लेंगे दोस्तों, किडनी को लेंगे और किडनी की पूरी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के बारे में जानेंगे, जिसको दोस्तों हम नेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि सभी कार्य जो है नेफ्रॉन ही करता है। इसके अंदर इस तरह से आपने देखे होंगे, ये दोस्तों नेफ्रॉन्स होते हैं, इसमें ब्लड पहुंचता है, इसकी पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, जिसको हम समझेंगे अब आगे। हम किडनी के बारे में जो हमने पढ़ा है कि किडनी जो बनी होती है दोस्तों वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन दोस्तों किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं किडनी के जो प्रकार हैं दोस्तों वो कितने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसके दो भाग यहाँ लिखे हुए हैं। पहला वृक्क कणिकाएं, दूसरा नलिकाएं, रेनल कॉर्पुसेल्स और दूसरे होते हैं ट्यूबेल्स। दोस्तों पहले हम यह देखते हैं, इसको वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। दोस्तों ये जो इसके दो पार्ट है ना, इसमें दो पार्ट में भी दो पार्ट इसके हैं और तीन पार्ट दोस्तों नलिकाओं के हैं। तो वृक्क की कणिकाओं में सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस। आप यहाँ चित्र बना हुआ है, मैं अभी चित्र के हिसाब से दोस्तों आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि किडनी के दोस्तों, किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है और नेफ्रॉन्स के दो भाग होते हैं दोस्तों। एक होता है वृक्क कणिकाएं, दूसरा होता है नलिकाएं दोस्तों। तो वृक्क की कणिकाओं में सबसे पहला आता है ग्लोमेरुलस दोस्तों। ग्लोमेरुलस एक इस तरह से कुंडलित नलिका होती है दोस्तों, एक कणिका होती है दोस्तों, जिसमें से इस साइड से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। और ये यहाँ छनना, मतलब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन दो पार्टों से, वृक्क कणिकाओं के इन दोनों पार्टों से क्या काम होता है, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोस्तों। इसको कहते हैं ब्लड को छानना या परानिष्यंदन। तो दोस्तों जो नेफ्रॉन का पहला भाग है वृक्क कणिकाएं, उसके दो भाग हैं ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल। दोस्तों ये वुमेन्स कैप्सूल पूछा जाता है कि वुमेन्स कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, और ये एग्जाम में इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि ये एक वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। वुमेन्स कैप्सूल इसलिए इसका नाम रखा है दोस्तों क्योंकि ये एक वैज्ञानिक का नाम था और उन्हीं के नाम पे इस पार्ट को वुमेन्स कैप्सूल कहा जाने लगा। जो आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये इतना एरिया दोस्तों वुमेन्स कैप्सूल होता है। यहाँ पहले नंबर पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है और उस नलिका के द्वारा जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, ब्लड वहाँ से
छनना शुरू होता है, जिसमें से दोस्तों अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड छनते हैं और वुमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जो पहले आपने पढ़ा था वाहिनों द्वारा दोस्तों, फिर मूत्राशय द्वारा, वहाँ से यूरिन के मार्ग से दोस्तों यूरिन बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि ये क्या काम करता है। वृक्क कणिकाएं, क्वेश्चन किसी भी एंगल से मिल सकता है, यहाँ से आ सकता है। ब्लड को छानने का काम कौन करता है दोस्तों? ग्लोमेरुलस। ब्लड को छानने का काम कौन करता है दोस्तों? वृक्क कणिकाएं, रीनर कॉर्प सेल्स। दूसरा क्या है? ब्लड को छानने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन। ब्लड को छानने का काम कौन करता है? किडनी। किसी भी एंगल से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, एक पार्ट जो है किडनी का वो पूरा ब्लड को छानने का काम करता है। शुद्ध हिंदी में दोस्तों इस तरह से आता है कि रक्त का परानिस्यंदन कहाँ होता है? तो दोस्तों रक्त का परानिस्यंदन किडनी में होता है, नेफ्रॉन में होता है, वृक्क कणिकाओं के द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस से होता है दोस्तों। ये चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। दूसरा दोस्तों आता है ट्यूबल्स। दोस्तों ट्यूबल्स नलिकाएं होती हैं, जिसके अंदर पहली होती है दोस्तों पीसीटी, दूसरी होती है दोस्तों एलओएच, तीसरा होता है डीसीटी। अब ये होते क्या हैं हमें ये देखना है। पीसीटी दोस्तों प्रॉक्सिमेट कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, प्रॉक्सिमेट कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, जिसको दोस्तों कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पहले ऊपर, और ये दूसरा पार्ट दोस्तों वृक्क कणिकाओं का था, ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट ये है वुमेन्स कैप्सूल दोस्तों। ये दो हमने पढ़ लिए। इतने में क्या हो रहा है दोस्तों? ब्लड छन रहा है। उसके बाद नीचे ये इतना पोर्शन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको कहते हैं पीसीटी। दोस्तों ये 70% वाटर को एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, 70% वाटर को इतना एरिया एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर थोड़ा आगे आते हैं तो दोस्तों यहाँ मिलता है आपको हेनले का लूप। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीटीईटी के एग्ज़ाम में भी आया है कि हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो हमें याद रखना है हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। दोस्तों ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन और इधर से वुमेन्स कैप्सूल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वुमेन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? वृक्क में या किडनी में। और हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है दोस्तों? किडनी में या वृक्क में दोस्तों। तीसरा है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स दोस्तों, दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्योंकि पहले नंबर पे क्या था? किडनी के जो ये नेफ्रॉन है दोस्तों, ये नेफ्रॉन का चित्र आपको यहाँ नजर आ रहा है। किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। हम नेफ्रॉन्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस, फिर वुमेन्स कैप्सूल, फिर दोस्तों पीसीटी, इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद आगे चलते हैं तो दोस्तों पड़ता है हेनले का लूप दोस्तों, लूप ऑफ हेनले। यहाँ दोस्तों 5% वाटर एब्जॉर्ब होता है। इससे आगे चलेंगे दोस्तों, फिर आता है डीसीटी, डिस्टॉल दोस्तों, दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ क्या होता है? 17% वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है दोस्तों। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। आप देख सकते हैं एक बार पूरा शुरू से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। किडनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी से थोड़ा आगे चलेंगे तो दोस्तों मूत्र वाहिनी होती हैं 2। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? मूत्र वाहिनी के बाद एक मूत्राशय होता है, जो मूत्र की थैली होती है, और उसके बाद एक मार्ग होता है। ये सभी मुख्य उत्सर्जी अंग हमारे शरीर के हैं, जो शरीर से उत्सर्जन करते हैं विषैले पदार्थों का। अब हम किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन का ये इंटरनल पार्ट है दोस्तों, जिसे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। डिटेलिंग में जाके देख रहे हैं कि किडनी के जो नेफ्रॉन जिनसे मिलके किडनी बनी है, वो नेफ्रॉन किस तरह बना है दोस्तों। तो नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, एलओएच और डीसीटी से मिलके बना है। ऊपर के दोनों पार्ट ब्लड को छानने का या परानिस्यंदन करने का कार्य करते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे के ये तीनों पार्ट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका दोस्तों वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं, पानी का पुनर्अवशोषण करने का काम करते हैं। और कितना % वाटर का दोस्तों? पीसीटी समीपस्थ 70% और हेनले का लूप। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हेनले का लूप कितने वाटर का पुनर्अवशोषण करता है, तो दोस्तों 5% वाटर को जो है ये रीअब्जॉर्ब करता है। डीसीटी के बारे में हम बात करते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका दोस्तों 17% वाटर का एब्जॉर्बेशन करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ डीसीटी में हमें एक बात और जाननी होगी कि डीसीटी में एक हार्मोन होता है, जिसको कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ADH दोस्तों। ADH हार्मोन इसमें पाया जाता है दोस्तों। ये कार्य क्या करता है?
DCT में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? DCT में। जो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन स्रावित होता है जो DCT में पहुंचता है और दोस्तों ये 17% वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन दोस्तों अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये 17% वाटर दोस्तों हमारी किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इससे मूत्र पतला हो जाता है और मूत्र मार्ग के सहारे ये 17% वाटर बाहर निकल जाता है दोस्तों। ये कब होता है? अल्कोहल पीने की स्थिति में दोस्तों। जब हम अल्कोहल पी लेते हैं या शराब का सेवन करते हैं दोस्तों तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर से मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन पानी जो ये 17% एब्जॉर्ब करना था वो शरीर में नहीं रुकता और मूत्र के सहारे दोस्तों ये निकल जाता है बाहर, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो 17% वाटर है वह किसकी कमी से या किसका सेवन करने से दोस्तों हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उस हार्मोन का नाम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से दोस्तों हमें प्राप्त होता है। और ये किस स्थिति में बनना बंद हो जाता है? जब हम अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं दोस्तों। अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन दोस्तों जो आप देख रहे हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन दोस्तों इसकी अत्यधिक मात्रा में कमी हो जाती है तो यूरिन के साथ 17% वाटर बाहर निकल जाता है, तो एक बीमारी हो जाती है दोस्तों जिसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस दोस्तों। ये एक रोग होता है, आपने सुना भी होगा। तो जब ADH हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, क्वेश्चन कभी आता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग कब होता है दोस्तों या किस हार्मोन की कमी से होता है, तो वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो हमें पीयूष ग्रंथि से दोस्तों प्राप्त होता है। और ये दोस्तों डायबिटीज़ वो नहीं है जो आपकी इंसुलिन की कमी से होता है, शुगर बोलते हैं जिसको, मीठा वाला दोस्तों, ये वो वाला डायबिटीज़ नहीं है दोस्तों। ये पानी की कमी से होने वाली दोस्तों डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग है जो ADH हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमारे लिए आप ये चित्र एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ से दोस्तों शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त इसमें प्रवेश करता है दोस्तों, इधर से शुद्ध रक्त हमारी बॉडी को प्राप्त होता है। यहाँ से इस ग्लोमेरुलस से दोस्तों ये छनता है, जहाँ से जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो छन जाते हैं और वुमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो दोस्तों PCT प्रॉक्सिमेट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दोस्तों 70% वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और लूप ऑफ हेनले दोस्तों 5% वाटर का और DCT 70% वाटर का 17% वाटर का एब्जॉर्बेशन करता है। लेकिन इस DCT में एक हार्मोन होता है ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन दोस्तों, जो अल्कोहल या शराब पीने की स्थिति में बनना बंद हो जाता है और पानी हमारे मूत्र के मार्ग से 17% बाहर निकल जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि 92% वाटर हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और 8% वाटर हम मूत्र के मार्ग से दोस्तों बाहर निकालते हैं। ये था दोस्तों हमारा पूरा उत्सर्जन तंत्र दोस्तों। इसमें जो स्ट्रेच न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेच न्यूरॉन्स क्या कार्य करता है दोस्तों, तो ये मस्तिष्क को संदेश पहुंचाता है कि यूरिन की जो थैली है वो भर चुकी है, इसलिए मनुष्य मूत्र त्याग करता है दोस्तों, संदेश पहुंचता है जिस वजह से। तो ये सारा दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उत्सर्जन तंत्र की आप पहली क्लास दोस्तों ज़रूर देखें और उसके बाद ये दूसरी क्लास है दोस्तों। इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखने हैं। वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वुमेन्स कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? किडनी में। और दोस्तों हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है? किडनी में। अगर इस क्लास के सार की पूरी बात करें तो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस क्लास के, हेनले का लूप और वुमेन्स कैप्सूल जरूर याद रखने हैं। किडनी में पाए जाते हैं दोस्तों ये, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल ब्लड को छानता है या परानिस्यंदन करता है और हेनले का लूप 5% वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और तीसरा जो 70% वाटर है शरीर का जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, कब? जब ADH हार्मोन बनना बंद हो जाता है अल्कोहल या शराब का सेवन करने की स्थिति में। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास हम लेकर आएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।